जरा सोचिए, अगर कोई इंसान सालों से सिर्फ एक ही उम्मीद पे जिंदा है कि कल उसका कोई अपना वापस लौट के आने वाला है, और अगर वो कल कभी आए ही ना तो। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल द लिटरेचर रूम बाय सोनू। आई एम योर मेंटोर सोनू राठौड़ एंड टुडे आई एम बैक विद अनदर वीडियो ऑफ टुमारो चैप्टर रिटन बाय जोसेफ कॉनरैड। आज का हमारा ये वीडियो एक ऐसे ही इंसान के बारे में है जो अपनी पूरी जिंदगी बिता देता है किसी अपने के इंतजार में। जोसेफ कॉनरैड की लिखी हुई ये कहानी टुमारो एक इमोशनल स्टोरी है, झूठी उम्मीद की, टूटते हुए सपनों की। आई वेलकम यू ऑल टू दिस वंडरफुल वीडियो वेयर वी विल बी डिस्कसिंग समरी एंड इंट्रोडक्शन ऑफ द ऑथर ऑफ आवर चैप्टर टुमारो। जोसेफ कॉनरैड के द्वारा लिखा गया आज का चैप्टर टुमारो कहानी है अकेलेपन की, झूठी उम्मीद की और टूटते हुए सपनों की। तो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं जोसेफ कॉनरैड का इंट्रोडक्शन, साथ ही साथ इस पूरे चैप्टर की समरी। सो लेट्स स्टार्ट। This story is set in a small village near the sea in Colebrook. आज की हमारी स्टोरी टुमारो जो है वो एक छोटे से गांव के अंदर सिचुएटेड है, जो गांव समंदर के किनारे बसा हुआ है और जिसका नाम है कोलब्रुक। An old man named Hagbard lives here alone. इस कोलब्रुक नाम के शहर के या गांव के अंदर एक बूढ़ा आदमी रहता है जिसका नाम है कैप्टन हैगबर्ड। वो यहाँ पे अकेला रहता है, उसके साथ उसकी वाइफ या फैमिली कोई भी नहीं रहते, वो सिर्फ यहाँ अकेला रहता है। He keeps telling everyone the same sentence, my son will come tomorrow. वो उस टाउन के हर एक इंसान को ये सेम ही सेंटेंस बार बार कहता रहता है कि मेरा बेटा कल वापस आने वाला है। His son Harry Hagbard had left home many years ago. अब कैप्टन हैगबर्ड जो है, इनका बेटा हैरी हैगबर्ड, ये काफी साल पहले ही अपना घर छोड़ के चला गया था। तो उसी को ढूंढने के लिए कैप्टन हैगबर्ड इस कोलब्रुक गांव के अंदर या कोलब्रुक टाउन के अंदर आके बस गए थे। यहाँ पर ये लोगों को बार बार इस बात पे विश्वास दिलाते हैं कि उनका बेटा कल आने वाला है, क्योंकि वो खुद भी इसी उम्मीद में विश्वास करते हैं। मोस्ट पीपल इन द विलेज बिलीव दैट ही इज प्रोबेबली डेड, बट हैगबर्ड रिफ्यूजेस टू लूज होप। इस टाउन के जितने भी लोग हैं, मोस्टली लोग इस बात पे बिलीव करते हैं कि काफी साल हो गए इनका बेटा वापस आया नहीं, हो सकता है वो मर गया होगा। लेकिन कैप्टन हैगबर्ड यहाँ पे उम्मीद को बिल्कुल भी छोड़ना नहीं चाहते, वो इस फैक्ट को बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं करना चाहते कि उनका बेटा मर भी सकता है। वो यहाँ पे इसी झूठी उम्मीद की दुनिया में रह रहे हैं कि उनका बेटा कल जरूर वापस आएगा। He truly believes that one day his son will return for sure. कैप्टन हैगबर्ड पूरी तरीके से इस बात में बिलीव करते हैं, ट्रस्ट करते हैं कि उनका बेटा एक ना एक दिन जरूर वापस लौट के आएगा। For Hagbard, the word tomorrow becomes more than just a day. It becomes the only hope keeping him alive. कैप्टन हैगबर्ड के लिए टुमारो जो है वो सिर्फ एक दिन नहीं था, ये उसके लिए उससे भी ज्यादा था। ये उसकी जिंदा रहने की एक उम्मीद थी। वो अगर जिंदा भी था तो अपने बेटे का वेट करने के लिए, उससे मिलने के लिए जिंदा था। तो यहाँ पर ये टुमारो जो है, ये झूठी उम्मीद ये उसको जिंदा रहने का एक रीजन देती है। कैप्टन हैगबर्ड्स कैरेक्टर। अब इस चैप्टर में काफी सारे कैरेक्टर्स हैं जिनके बारे में अपन बेसिक आइडिया लेकर के चलेंगे ताकि ये स्टोरी अपन को और इजीली समझ आए। सबसे पहले कैप्टन हैगबर्ड। हैगबर्ड इज इमोशनली ब्रोकन एंड लोनली। भावनात्मक रूप से इमोशनली काफी टूटे हुए हैं, काफी अकेला महसूस करते हैं कैप्टन हैगबर्ड, क्योंकि ऑफ कोर्स काफी साल पहले इनका बेटा घर छोड़ के भाग गया था। तो इमोशनली ये काफी डैमेज्ड हैं, काफी ब्रोकन है और काफी आइसोलेटेड, लोनली भी फील करते हैं अपनी लाइफ में। He spends his entire life waiting for his son's return. वो अपनी पूरी जिंदगी बिता देते हैं घर छोड़ के गए हुए अपने बेटे के इंतजार में। वो पूरी जिंदगी भर अपने बेटे को बुलाने के लिए न्यूज़पेपर्स में एडवर्टाइजमेंट देते रहते हैं, उसका वेट करते रहते हैं। तो उनकी पूरी जिंदगी उनके बेटे के इंतजार में ही बीत जाती है। He constantly repairs his house, fences and surroundings as if he is preparing for Harry's arrival at any moment. कैप्टन हैगबर्ड की एक आदत है कि वो अपने घर पे रोजाना लगातार अपने घर के किसी न किसी हिस्से को, किसी न किसी पार्ट को रिपेयर करते रहते हैं। घर का कोई हिस्सा या फिर जो फेंसिंग लगाई हुई थी उसको, या फिर घर के आसपास में जो भी प्लॉट्स है, जो भी गार्डन है, जो भी ग्राउंड है, उनको रिपेयर करते रहते थे, उनमें खुदाई करते रहते थे, उनकी मरम्मत करते रहते थे। उनको देख के ऐसा लगता था कि वो हैरी के आने के लिए तैयारियां कर रहे हैं, कि हैरी जब यहाँ पे आए तो उसको सारा का सारा सामान, सारी चीजें परफेक्ट कंडीशन में मिले। The villagers consider him strange, but they also feel sympathy for him. His repeated lines, "He will come tomorrow," becomes the most powerful symbol of the story. कोलब्रुक टाउन के जो लोग हैं वो कैप्टन हैगबर्ड को अजीब समझते हैं, क्योंकि उनका बिहेवियर ही कुछ अजीब है। वो लोगों से कहते रहते हैं कि उनका बेटा कल आएगा, लेकिन उनके बेटे को कभी किसी ने देखा ही नहीं, क्योंकि वो कल कभी आया ही नहीं। यहाँ पे वो लोग कैप्टन हैगबर्ड को काफी अजीबोगरीब समझते हैं, लेकिन साथ ही साथ में इस बूढ़े आदमी के लिए सिंपैथी भी महसूस करते हैं, सहानुभूति भी महसूस करते हैं। कैप्टन हैगबर्ड की ये रिपीटेड लाइंस जो वो बार बार बोला करते थे सभी लोगों के सामने, ही विल कम टुमारो, कि मेरा बेटा कल आएगा, ये लाइन हमारे इस चैप्टर की, इस स्टोरी का एक सबसे पावरफुल सिंबल है।
जहाँ पे ये सिंबलाइज करता है एंडलेस वेटिंग को, पोस्टपोनमेंट को। इस पूरे चैप्टर में कैप्टन हैगबर्ट अपने बेटे का वेट करते रहते हैं, चीजों को आगे से आगे पोस्टपोन करते रहते हैं, चीजों की तैयारियां करते रहते हैं सिर्फ और सिर्फ हैरी के लिए। नेक्स्ट कैरेक्टर ऑफ आवर चैप्टर इज बेसी कार्विल। तो अपन बेसी का इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे। अनदर इंपॉर्टेंट कैरेक्टर इज बेसी, अ लोनली वुमन लिविंग इन द सेम विलेज और टाउन। इस चैप्टर का दूसरा इंपॉर्टेंट कैरेक्टर कैप्टन हैगबर्ट के बाद में है बेसी कार्विल। मिस बेसी ये एक अकेली औरत है जो कि उसी टाउन में, उसी विलेज के अंदर, मतलब कोलब्रुक टाउन में ही रहने वाली है जहां पर कैप्टन हैगबर्ट रहते हैं। इवन ये कैप्टन हैगबर्ट के ही दूसरे कॉटेज में रहती है जो इसको कैप्टन हैगबर्ट ने किराए पे दिया था। वहां पर ये अपने फादर जोसिया कार्विल के साथ रहती है। शी इज इमोशनली वीक एंड लॉन्ग्स फॉर लव, केयर एंड कंपेनियनशिप। यहाँ पे मिस बेसी जो है वो भी भावनात्मक रूप से काफी तनाव महसूस करती है, काफी कमजोर महसूस करती है। इमोशनली ये भी काफी वीक है और इसकी भी इच्छा होती है कि इसको अपनी जिंदगी में लव मिले, केयर मिले और कंपेनियनशिप, मतलब किसी का साथ मिले, तो कोई इसका भी पार्टनर बने। शी इज टच्ड बाय कैप्टन हैगबर्ट्स एंडलेस होप एंड इज नाउ क्यूरियस अबाउट हैरी। क्योंकि मिस बेसी कैप्टन हैगबर्ट के पास वाले कॉटेज में ही रहती थी, तो कैप्टन हैगबर्ट इसी पे ट्रस्ट करते थे, इमोशनली इसी के ऊपर वो डिपेंडेंट थे। तो मिस बेसी को अपने बेटे हैरी के बारे में काफी सारी बातें बताया करते थे। तो अब ना चाहते हुए धीरे धीरे कैप्टन हैगबर्ट की जो झूठी उम्मीद की दुनिया थी, इस दुनिया में मिस बेसी भी शामिल होने लगती है और वो भी क्यूरियस हो जाती है, जिज्ञासु हो जाती है हैरी के अराइवल को लेके कि हैरी ऑफ कोर्स कब आएगा, क्योंकि ये भी अब उससे मिलना चाहती थी। स्लोली बेसी बिकम्स इमोशनली कनेक्टेड टू द ड्रीम ऑफ हैरीज रिटर्न। और फाइनली इस तरीके से धीरे धीरे बेसी जो है वो भावनात्मक रूप से कनेक्टेड हो जाती है, इसका भी बॉन्ड बन जाता है उस झूठे सपने के साथ जिसके अंदर हैरी वापस आने वाला है। तो कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे मिस बेसी कैप्टन हैगबर्ट की उस झूठी उम्मीद के बारे में सुनते सुनते खुद भी शामिल हो जाती है और उसके इसी सपने का, इसी झूठी उम्मीद का एक पार्ट बन जाती है। हैरी के अराइवल के लिए क्यूरियस हो जाती है, जिज्ञासु हो जाती है। इस चैप्टर में हमारा नेक्स्ट कैरेक्टर है जो खुद हैरी है। तो यहाँ पे एक स्ट्रेंजर आता है, बाद में ये रिवील होता है कि वो खुद हैरी है। तो हैरी का इंट्रोडक्शन अपन यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। वन डे अ स्ट्रेंजर सडनली अराइव्स इन द विलेज। एक दिन क्या होता है, उस कोलब्रुक टाउन के अंदर, उस गांव के अंदर अचानक से एक अजनबी आदमी आता है कैप्टन हैगबर्ट के घर के सामने। ही इज हैंडसम, कॉन्फिडेंट एंड चार्मिंग। ये जो स्ट्रेंजर आया था ये काफी कॉन्फिडेंट था, काफी ज्यादा हैंडसम था, खूबसूरत था, चार्मिंग और अट्रैक्टिव था। सरप्राइजिंगली ही टर्न्स आउट टू बी हैरी हैगबर्ट हिमसेल्फ। थोड़ी देर बाद वो अपनी आइडेंटिटी रिवील करता है और सारे लोग ये जान के शॉक हो जाते हैं कि वो खुद हैरी हैगबर्ट है। मतलब फाइनली कैप्टन हैगबर्ट का खोया हुआ बेटा 16 साल बाद हैरी हैगबर्ट यहाँ पे वापस लौट आया है। बट द शॉकिंग पार्ट इज दैट हैरी डज नॉट ट्रूली वांट टू मीट हिज फादर। लेकिन यहाँ पे सबसे शॉकिंग फैक्ट हमारे सामने ये आता है कि वो वाकई में सच में अपने फादर से मिलने के लिए यहाँ पे नहीं आया था। कोलब्रुक वापस लौटने का उसका रीजन कुछ और था, अपने फादर के पास वापस लौटने का रीजन उसका कुछ और था। वो यहाँ पे इमोशनल होके अपने फादर के साथ कोई गेट टुगेदर करने, मीटिंग करने के लिए या फिर हमेशा के लिए यहाँ रहने नहीं आया था। He has become selfish and irresponsible. हैरी हैगबर्ट काफी ज्यादा सेल्फिश हो चुका था और इररिस्पॉन्सिबल हो चुका था, जिम्मेदारियों से कुछ भी लेना देना नहीं था। He enjoys freedom and does not want family responsibilities or emotional attachment. वो अपनी जिंदगी को एंजॉय करना चाहता था, फ्री रहना चाहता था, इसीलिए वो घर से भाग गया था और अब उसको किसी भी तरह की फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने कंधों पर नहीं चाहिए थी, ना ही कोई इमोशनल बर्डन, इमोशनल अटैचमेंट यहाँ पे चाहिए था। तो यहाँ पे ये आउट ऑफ इमोशनल कनेक्शन अपने फादर से मिलने के लिए नहीं आया था, बल्कि उसे अपनी ट्रिप को कंटिन्यू करने के लिए कुछ और पैसे चाहिए थे, तो वो पैसे लेने के लिए यहाँ पर आया था। He has returned temporarily, not to stay forever. वो यहाँ पे टेम्परेरी स्टे के लिए आया था, कुछ 1-2 दिन के लिए आया था, तब तक जब तक के लिए वो अपने फादर से कुछ पैसे ना निकलवा ले अपनी ट्रिप के लिए। वो यहाँ पे परमानेंटली या हमेशा के लिए सेटल होने नहीं आया था। तो यहाँ पे हैरी हैगबर्ट का एक नेचर हमें पता चलता है कि वो काफी रेस्टलेस है, काफी एडवेंचरस, डिस्कवरिंग लाइफ में बिलीव करता है, फ्रीडम को एंजॉय करना और फ्रीडम के साथ रहना ही उसको ज्यादा पसंद है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज में बिल्कुल भी बिलीव नहीं करता। हैरी एंड बेसी। नेक्स्ट हम यहाँ पे पढ़ेंगे हैरी जब वापस अपने घर पे आ जाता है तो मिस बेसी और हैरी के बीच कैसा कनेक्शन, कैसा बॉन्ड डेवलप होता है। दे बोथ बिगिन स्पेंडिंग टाइम टुगेदर एंड एन इमोशनल अट्रैक्शन डेवलप्स बिटवीन देम। यहाँ पे मिस बेसी और हैरी दोनों आपस में थोड़ा टाइम स्पेंड करते हैं, कॉन्वर्जेशन होती है उनके साथ में और इसी वजह से इन दोनों के बीच में एक भावनात्मक अट्रैक्शन, एक भावनात्मक जुड़ाव बनने लगता है और इसी वजह से इन दोनों के बीच में एक अटैचमेंट, एक बॉन्ड, एक अट्रैक्शन बनने लगता है, आकर्षण बनने लगता है। हैरी स्पीक्स स्वीटली एंड फिल्स बेसीज माइंड विद होप एंड ड्रीम्स। यहाँ पे हैरी जो है काफी फ्लर्टिशियस नेचर का लड़का है, वो मिस बेसी के साथ काफी स्वीटली बातें करता है और उसके दिमाग में वही उम्मीद भर देता है, सपने जगा देता है।
फॉर द फर्स्ट टाइम बेसी स्टार्ट्स इमेजिनिंग अ हैप्पी फ्यूचर। अब हैरी हैग्बर्ड की उन फ्लर्टिशियस बातों के प्रभाव में आके यहाँ पे मिस बेसी अपनी जिंदगी में पहली बार अपने हैप्पी फ्यूचर की कामना करने लगती है। यहाँ पे हैरी हैग्बर्ड के उस फ्लर्टिशियस नेचर की वजह से, उन फ्लर्टी बातों की वजह से मिस बेसी अपनी लाइफ में पहली बार हैप्पी फ्यूचर के सपने देखने लगती है। बट हैरी इज नॉट सीरियस अबाउट कमिटमेंट। लेकिन हैरी का तो ऐसा नेचर ही नहीं था कि वो एक जगह पे सेटल हो जाए, एक स्टेबल लाइफ बिताए। तो यहाँ पे कमिटमेंट को लेकर के वो बिल्कुल भी सीरियस नहीं था। His words are emotional but temporary। वो बातें तो काफी इमोशनल वे में कर रहा था, लेकिन उसके वर्ड्स में कोई परमानेंसी दिखाई नहीं दे रही थी। उसके वर्ड्स काफी टेम्परेरी थे। तो यहाँ पे हमारे माइंड में बेसी और हैरी के बीच की मुलाकात क्लियर हुई। बेसी जो है वो धीरे धीरे उसके प्यार में पड़ जाती है, लेकिन हैरी हैग्बर्ड का ऐसा कोई इरादा नहीं होता कि वो कोलब्रुक में स्टे करे, मिस बेसी के साथ शादी करे और एक स्टेबल लाइफ जिए। इमोशनल कॉन्फ्लिक्ट, इस पॉइंट में हम देखेंगे कि मिस बेसी के माइंड में और कैप्टन हैग्बर्ड के माइंड में कौन सा कॉन्फ्लिक्ट, किन दो चीजों के बीच में लड़ाई चलती रहती है। द मोस्ट इमोशनल पार्ट ऑफ द स्टोरी कम्स व्हेन हैरी सीक्रेटली डिसाइड्स टू लीव अगेन। इस चैप्टर का सबसे इमोशनल पार्ट तब आता है जब हैरी हैग्बर्ड 16 साल के बाद तो वापस आया था, लेकिन अब वो वापस ही डिसाइड कर लेता है कि उसको यहाँ पर नहीं रहना, वापस से अपने फ्रेंड के पास लंदन जाना है। He wants to go away without meeting his father because वो अपने फादर से मिले बिना ही अपने उस फ्रेंड के पास जाना चाहता है, मतलब वापस से वहीं पर लौट जाना चाहता है जहां से ये आया है। इसके कुछ रीजंस हैं। तो वो रीजंस हैं, he fears responsibility, he cannot face his father's emotional condition and he prefers freedom and adventure over relationship। तो यहाँ पे 3 रीजंस है जिनकी वजह से हैरी हैग्बर्ड बिना अपने फादर से मिले हुए ही वहां से वापस चले जाना चाहता है और फाइनली वो चला भी जाता है। उसका पहला रीजन है कि उसको रेस्पॉन्सिबिलिटी से डर लगता है। वो अपने फादर की रेस्पॉन्सिबिलिटी या उनका कहना मान के उनके हिसाब से अपनी लाइफ को गाइड नहीं करना चाहता। दूसरा रीजन ये है कि वो अपने फादर के इस मेंटल हैंडीकेप को फेस करने की उसमें हिम्मत नहीं है, उसको फेस नहीं कर पाता, इसीलिए वो चला जाता है अपने फादर से मिले बिना। थर्ड पॉइंट कि उसको अपनी जिंदगी में रिलेशनशिप से ज्यादा फ्रीडम अच्छी लगती है और एडवेंचर और डिस्कवरी करना अच्छा लगता है। तो ये थर्ड पॉइंट काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसी वजह से वो अपने पेरेंट्स से बिना मिले हुए, स्पेशली अपने फादर से बिना मिले हुए वहां से चला जाता है। अब हम इस चैप्टर की एंडिंग देखेंगे कि इस चैप्टर की एंडिंग क्या हैप्पीली होती है या फिर ट्रेजिक वे में होती है। In the end, Harry quietly leaves the village. Meanwhile, Hagrid continues saying, "My son will come tomorrow." Finally, लास्ट में हैरी हैग्बर्ड उस टाउन को, उस गांव को छोड़ के चला जाता है और कैप्टन हैग्बर्ड जो है वो अभी भी अपनी उस भ्रम की दुनिया में, इल्यूजन की दुनिया में ही है और वो सारे लोगों को बताते हुए घूम रहे हैं कि मेरा बेटा कल आएगा, जबकि इनका बेटा आके जा भी चुका है और वो उसको पहचानते भी नहीं है, ना उसको अपने घर के अंदर आने के लिए अलाउ करते हैं। तो हैरी हैग्बर्ड यहाँ से जा चुका है, लेकिन कैप्टन हैग्बर्ड अभी भी उस झूठी उम्मीद की दुनिया से बाहर आने का नाम नहीं ले रहे हैं। वो लोगों को कंटिन्यूसली कहते जा रहे हैं कि मेरा बेटा कल आने वाला है। तो यहाँ पे कैप्टन हैग्बर्ड जिस कल का इंतजार कर रहे हैं वो इनकी लाइफ में कभी भी नहीं आता। द एंडिंग ऑफ दिस चैप्टर इज ट्रेजिक। इस चैप्टर की जो एंडिंग है काफी सैड वे में होती है, काफी ज्यादा ट्रेजिक, हम सबको पीड़ा देने वाली या दुखी कर देने वाले तरीके से होती है। 3 पॉइंट्स को पढ़ने से पता चलता है कि इस चैप्टर की एंडिंग ट्रेजिक वे में कैसे हुई है। वो 3 पॉइंट्स हैं। The father continues living in an illusion. Bessie's dreams are shattered and her longings remain unfulfilled. Harry escapes reality instead of facing it. तो सबसे पहली चीज यहाँ पे हैरी हैग्बर्ड के जो फादर है कैप्टन हैग्बर्ड, वो अपने उसी इल्यूजन में रहते हैं, उसी झूठी उम्मीद की दुनिया में रहते हैं कि उनका बेटा कल आएगा। तो यहाँ पे वो उस उम्मीद से बाहर नहीं निकल पाते और ये चीज हमें दिखाती है कि वो मेंटली कितना सफर करते हैं। इसी वे में इस चैप्टर की एंडिंग जो है वो ट्रेजिक है। दूसरा रीजन है, इस चैप्टर का दूसरा कैरेक्टर मिस बेसी कार्विल, जो हैरी हैग्बर्ड के साथ शादी करने के और अपनी सेटल्ड लाइफ के सपने देखती है, लेकिन हैरी के वापस चले जाने की वजह से बेसी के जो सपने हैं यहाँ पे बिखर जाते हैं, शैटर हो जाते हैं और उसकी जो इच्छाएं थी, उसकी जो लॉन्गिंग्स थी वो भी अनफुलफिल्ड रह जाती है, अधूरी रह जाती है। इस वजह से भी ये जो एंडिंग है ये ट्रेजिक है। थर्ड रीजन है कि इस चैप्टर का जो कैरेक्टर है हैरी हैग्बर्ड, वो रियलिटी को फेस नहीं करता, अपने फादर से नहीं मिलता और रियलिटी को फेस किए बिना ही वहां से भाग जाता है। तो यहाँ पे एस्केप फ्रॉम रियलिटी नाम की थीम भी रन होती है और इसी वजह से इस पॉइंट में भी पता चलता है कि इस चैप्टर की जो एंडिंग है वो काफी ट्रेजिक है। मेजर थीम्स, एंडलेस वेटिंग, फॉल्स होप्स, लोनलीनेस, ड्रीम्स वर्सेस रियलिटी, एस्केप फ्रॉम रियलिटी। इस चैप्टर में जिन थीम्स के साथ डील किया गया है वो थीम है एंडलेस वेटिंग। टुमारो जो है वो सिंबलाइज करता है एंडलेस वेटिंग को, पोस्टपोनमेंट को। यहाँ पे कभी ना खत्म होने वाला इंतजार ही करते रह जाते हैं इस चैप्टर के मेन कैरेक्टर कैप्टन हैग्बर्ड। तो एंडलेस वेटिंग इस चैप्टर की थीम है। दूसरी थीम यहाँ पे रन होती है फॉल्स होप, झूठी उम्मीद। झूठी उम्मीद को भी सिंबलाइज करते हैं हमारे कैप्टन हैग्बर्ड। तीसरा है लोनलीनेस। इस चैप्टर में लास्ट में अकेले रह जाते हैं कैप्टन हैग्बर्ड भी, हैरी भी और मिस बेसी भी।
ड्रीम्स वर्सेस रियलिटी। यहाँ पे मिस बेसी उम्मीद करती है, ड्रीम देखती है कि जब हैरी आ जाएगा तो वो उसके साथ शादी करेगी और स्टेबल लाइफ स्पेंड करेगी। और यहाँ पे कैप्टन हैगबर्ट भी ड्रीम देखते हैं कि जब उसका बेटा वापस आ जाएगा तो यहाँ पे वो फ्लावर्स उगाएगा, उसकी शादी करवाएगा, ये सारे सपने। लेकिन यहाँ पे उनके ड्रीम्स जो है वो बिल्कुल ऑपोजिट हो जाते हैं रियलिटी के, क्योंकि रियलिटी में हैरी के आने के बाद ऐसा कुछ भी नहीं होता और वो वापस से अपनी लाइफ को एंजॉय करने के लिए निकल जाता है। एक और थीम है एस्केप फ्रॉम रियलिटी। यहाँ पे हैरी हैगबर्ट जो है वो रियलिटी को फेस नहीं करता और ना ही उसके फादर कैप्टन हैगबर्ट है वो रियलिटी को फेस करते हैं और वो रियलिटी से एस्केप कर जाते हैं, दूर भाग जाते हैं। So we are done with the summary of this chapter. Now moving towards the introduction of our author Joseph Conrad. तो हमारी स्टोरी टुमारो के राइटर है जोसेफ कॉनरैड। जोसेफ कॉनरैड का इंट्रोडक्शन जान लेते हैं। Joseph Conrad, born of Polish parents in the Russian Ukraine, began a seafaring life in 1874. जोसेफ कॉनरैड के फादर जो है वो पोलैंड के रहने वाले थे और उनका जन्म यूक्रेन के उस पार्ट में हुआ जो कि उस टाइम पे रशिया के अंदर पड़ा करता था। इन्होंने अपनी सी फारिंग लाइफ मतलब समंदर पे लंबी यात्राएं करना, लंबी जर्नीज करना, समंदर को एक्सप्लोर करना स्टार्ट किया था 1874 में। He learned English at the age of 21 and in 1886 became a British citizen. उन्होंने इंग्लिश सीखी जब वो 21 साल के हुए और 1886 में उन्होंने ब्रिटिश सिटीजनशिप ले ली, मतलब ब्रिटेन के वो नागरिक बन गए। His famous works include The Niger of the Narcissus 1898, Lord Jim 1900 and Nostromo 1901। इन्होंने कुछ काफी फेमस बुक्स लिखी थी, इनमें से कुछ खास हैं The Niger of the Narcissus, Lord Jim और Nostromo। His greatest skill lies in his capacity to evoke an atmosphere through careful attention to detail। जोसेफ कॉनरैड की सबसे बड़ी स्किल ये थी कि उनके अंदर एक ऐसी योग्यता थी जिसकी वजह से वो किसी भी चीज को डिटेल में एक्सप्लेन करके एक माहौल तैयार कर देते थे, वैसा ही मूड क्रिएट कर देते थे, वैसा एटमॉस्फेयर क्रिएट कर देते थे। He uses the method of story within a story to convey। एक बहुत ही स्पेशल टेक्निक का यूज जोसेफ कॉनरैड अपने वर्क्स में करते हैं। वो टेक्निक है a story within a story। कहने का ये मतलब है कि वो जो भी स्टोरी बता रहे होते हैं उसके अंदर एक और स्टोरी स्टार्ट हो जाती है, फिर उस स्टोरी के अंदर कोई और स्टोरी रन हो रही होती है और वो सारी स्टोरी एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड होती है, लिंक्ड होती है। दिस सेंस ऑफ द इनएक्सप्लिकेबल इनर कैरेक्टर्स ऑफ लाइफ एंड द शिफ्टिंग क्वालिटी ऑफ द माइंड, ऑल कॉनरैड्स कैरेक्टर्स सफर फ्रॉम अ सेंस ऑफ आइसोलेशन। तो यहाँ पे जोसेफ कॉनरैड जो स्टोरी विद इन अ स्टोरी टेक्निक का यूज करते हैं उससे वो ये समझाना चाहते हैं कि उनकी क्या एक्सप्लेनेशन है, उनकी क्या समझ होती है उन कैरेक्टर्स के बारे में, उन पात्रों के बारे में जो कि लाइफ के अंदर इनएक्सप्लिकेबल होते हैं। ऐसे कैरेक्टर्स जो अपनी लाइफ में अपने आप को बयान नहीं कर पाते, एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं, तो उन लोगों के बारे में राइटर की क्या सोच है, वो उनको किस नजरिए से देखते हैं। जैसे कि इस चैप्टर में हमारे पास कैप्टन हैगबर्ट थे, मिस बेसी थी, ये दोनों ही कैरेक्टर अपने आप को इमोशनली रिप्रेजेंट नहीं कर पाते हैं, एक्सप्रेस नहीं कर पाते, तो ऐसे कैरेक्टर्स को वो डिफाइन करते हैं, डिटेल में उनके बारे में बताते हैं और वो बताते हैं कि एक इंसान का जो माइंड होता है उसके अंदर शिफ्टिंग क्वालिटीज होती है, मतलब वो कभी भी एक चीज पे नहीं टिकता, एक चीज से फिर दूसरी चीज, फिर तीसरी चीज पे वो माइंड मूव ऑन करता जाता है। जोसेफ कॉनरैड ने अपनी शॉर्ट स्टोरीज के अंदर जितने भी कैरेक्टर्स को यूज किया है वो सारे के सारे कैरेक्टर्स आइसोलेशन से सफर करते हैं, मतलब अकेलेपन का शिकार होते हैं। टुमारो स्टोरी हमें ये सिखाती है कि कई बार इंसान हकीकत से ज्यादा अपने आने वाले कल के भरोसे अपनी जिंदगी बिता देता है। So my dear students, we are done with the introduction and summary of our chapter Tomorrow written by Joseph Conrad. This is it for today. We will meet you in our next video with part first of the same chapter. Till then, goodbye and have a nice day and keep watching our channel The Literature Room by Sonu. And if you find this video helpful, don't forget to like, share and subscribe our channel. Thank you very much.